हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रद्धेव और आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर एंड नंबरिंग। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोमेनक्लेचर एंड नंबरिंग। तो आप ध्यान से पढ़िएगा जो भी चीज़ें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि जब आप ये नंबरिंग सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा केमिस्ट्री, खास करके मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है पिरिडीन। पिरिडीन को आप नंबरिंग कैसे देंगे? पिरिडीन को आपको नंबरिंग देने के लिए आप इसे एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं और क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए, मैंने इसे जो नंबरिंग दी हुई है ये एंटी क्लॉकवाइज दी है 1 2 3 4 5 6। और यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसे क्लॉकवाइज दी है 1 2 3 4 5 6। तो आप कैसे भी दे सकते हैं नंबरिंग, सिर्फ पिरिडीन है। लेकिन कब? जब कोई भी सब्स्टिट्यूट इस पिरिडीन पर प्रेजेंट नहीं है, तब आप इसे क्लॉकवाइज दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इस पे कोई सब्स्टिट्यूट आ जा रहा है, जैसे यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट आ गया COOH, तब आप कैसे देंगे? ऐसे देंगे या तो ऐसे देंगे, ठीक है। तब आपको इस हिसाब से नंबरिंग देनी है कि लीस्ट पॉसिबल नंबर आपको देने पड़े। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं COOH, अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज दे रहा हूँ तो 3 नंबर आ रहा है, ठीक है। और इसे अगर मैं क्लॉकवाइज दे रहा हूँ तो 5 नंबर आ रहा है। छोटा कौन सा? लीस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा, छोटा वाला 3 है। तो आपको इस तरह से नंबरिंग देनी है, इस फॉर्मेशन में, मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज नंबर देनी है, क्योंकि छोटा नंबर तो एंटी क्लॉकवाइज देने से आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक रूलिंग हो गई। अब दूसरा देखते हैं। तो अभी तक तो हमने देखा था सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूट था, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं, देख रहे हैं। तो नंबरिंग किस हिसाब से देंगे? यहाँ आप क्लॉकवाइज करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज करेंगे? ध्यान से देखना है, यहाँ आप ये क्लॉकवाइज करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए, नंबरिंग आपको इस हिसाब से देनी है कि लीस्ट सेट ऑफ नंबर आपको देने पड़े। तो अगर मैं इसे यहाँ क्लॉकवाइज दे रहा हूँ तो लास्ट नंबर जो आ रहा है हमारा 5 आ रहा है, और इसे अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूँ तो लास्ट नंबर आ रहा है 6। मतलब ऐसे सबसेट आपको देने पड़ रहे हैं कि यहाँ 6 बार नंबरिंग देनी पड़ रही है, 6 सेट बनाने पड़ रहे हैं, और यहाँ 5। तो लीस्ट सेट ऑफ नंबर किस में आ रहे हैं? क्लॉकवाइज में आ रहे हैं। तो यहाँ आप जो नंबरिंग करेंगे वो क्लॉकवाइज में करेंगे। एक रूलिंग ये हो गई। अब आती है नंबर 1 की जंग या नंबर 1 की प्रॉब्लम। आप नंबर 1 किसे देंगे? अगर स्ट्रक्चर के अंदर ये जो हेटेरो एटम्स हैं, जो नॉन कार्बन एटम्स है, ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, तो एक नंबर किसे देंगे? तो अगर सपोज इन तीनों में से कोई 2 एक साथ आ जा रहे हैं या तो तीनों ही एक साथ आ जा रहे हैं, तो आपको इस प्रायोरिटी में नंबरिंग देनी है। एक नंबर हमेशा आप, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन से ही स्टार्ट करेंगे, अगर सल्फर प्रेजेंट है तो सल्फर से स्टार्ट करेंगे, नाइट्रोजन सिर्फ सिंगल रह गया तो सीधी सी बात है नाइट्रोजन से ही स्टार्ट होगा। लेकिन मान लीजिए ऑक्सीजन और सल्फर दोनों आ गए, या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन दोनों आ गए, तो जैसे ऑक्साजोल का एग्जांपल है, ऑक्साजोल के अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो आप एक नंबर हमेशा ऑक्सीजन को ही देंगे। लेकिन अगर सल्फर नाइट्रोजन आ गए तो यहाँ देखिए थायाजोलिडीन के अंदर क्या है, सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, तो एक नंबर आप हमेशा किसे देंगे? सल्फर को देंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल तीनों आ गए, तब आप हमेशा ऑक्सीजन को ही एक नंबर देंगे। तो ये जो नंबर 1 वाला रूलिंग है वो इस हिसाब से ऑक्सीजन को, फिर सल्फर को, फिर नाइट्रोजन को, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब बात आती है, मान लीजिए स्ट्रक्चर के अंदर ना ऑक्सीजन है ना सल्फर है, सिर्फ है नाइट्रोजन। अगर एक से ज़्यादा नाइट्रोजन हो गए तो आप किसे नंबरिंग देंगे? तो जो सैचुरेटेड है, मतलब जिसका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, हमेशा उस सैचुरेटेड नाइट्रोजन को एक नंबर दिया जाएगा, दूसरे वाले को नहीं। ये देखिए इसके पास डबल बॉन्ड है, ये इसके पास कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो इस नाइट्रोजन को हमेशा हम एक नंबर देंगे। तो एक रूलिंग ये हो गई हमारी। अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। जब भी फ्यूज रिंग होती है, ये क्विनोलिन है, ठीक है, एक नंबर पोजीशन पर अगर है ये नाइट्रोजन तो इसे क्विनोलिन कहेंगे। वही अगर नाइट्रोजन 2 नंबर पोजीशन पर आ जाता है तो इसे हम आइसोक्विनोलिन कहेंगे। तो अभी हम बात जो कर रहे हैं वो क्विनोलिन की कर रहे हैं। क्विनोलिन जो है बेंजीन और पिरिडीन को फ्यूज करके बना है। किस किस को बना हुआ है? बेंजीन और पिरिडीन को। तो जो पिरिडीन को हमने नंबरिंग दी है, यहाँ मैंने क्लॉकवाइज दे रखी है 1 2 3 4 5 6। तो इसकी 2 और 3 नंबर पर जब ये बेंजीन रिंग आकर फ्यूज हो जाता है, तब क्या बना देता है? क्विनोलिन बना देता है। क्या बनाता है दोस्तों? क्विनोलिन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब हम इस क्विनोलिन को केमिकल नाम देंगे तो देख रहे हैं 2 और 3 नंबर पर आकर फ्यूज हो रहा है बेंजीन रिंग, तो इसे हमने क्या नाम दे दिया? 2 3 बेंजो पिरिडीन। तो एक नाम तो ये हो गया इसका, 2 3 बेंजो पिरिडीन। अब हम इस पिरिडीन को किसी अलग तरीके से भी देते हैं नंबरिंग। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसकी जो ये भुजाएं हैं, इसकी जो साइड्स हैं, इसे हमने कैसे दिया नंबर? ABCDE। तो यहाँ पर बी साइड पर अगर बेंजीन रिंग फ्यूज होगी क्विनोलिन के अंदर, तो उस क्विनोलिन को, ये देख रहे हैं आप ब्लास्ट स्ट्रक्चर जो हमने देखा है क्विनोलिन का, ये बेंजीन है, ये पिरिडीन है, दोनों आगे फ्यूज हो गए, तो क्या बन गया? क्विनोलिन। अब इसको नंबरिंग मैंने अगर ABCD करके दिया हुआ है
और बी साइड पर आकर बेंजीन जोड़ रहा है तो उसे हम क्या नाम देंगे, बेंजोबीपिरिडीन। याद रहेगा आपको दोस्तों? तो इस हिसाब से भी इसे नंबरिंग कर सकते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था इसका नाम दिया है हमने 2,3 बेंजोपिरिडीन और यहाँ हमने क्या नाम दिया है, बेंजोबीपिरिडीन। ये नंबरिंग हो गई। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ये जो हमारे पास रिंग दिख रही है 7 मेंबर रिंग जो है, 7 स्ट्रक्चर रिंग जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है एजेपाइन रिंग। अब एजेपाइन रिंग के भी साइड्स है ABCDEFG। अब एजेपेन रिंग के बी और एफ पर 2 बेंजीन रिंग आकर जुड़ गई तो इसे आप क्या नाम देंगे, इसे नाम देंगे आप डाई बेंजो BF एजेपाइन। BF क्यों दिया हुआ है, क्योंकि बी साइड पर और एफ साइड पर 2 बेंजीन रिंग आकर फ्यूज हो गए, इसलिए नाम क्या दे दिया इसे हमने, डाई बेंजो BF एजेपीन। ये बहुत ही आसान रूलिंग है, आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। अब अगला देखते हैं, इन सर्टेन फ्यूज रिंग्स नंबरिंग इज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम हेटेरो एटम्स। तो मैंने अभी तक आपको रूलिंग ये बताई थी कि नंबरिंग हमेशा हेटेरो एटम से ही स्टार्ट होगी, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, नाइट्रोजन हो। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं जिनमें हमेशा एक नंबर हेटेरो एटम्स को नहीं दिया जाता है। तो वो कौन कौन से हैं, वो है आइसोक्विनोलिन, फिर एक्रिडीन रिंग, और ये है फिर अगला फिनोथाइजिन। यहाँ आप देख सकते हैं जो नाइट्रोजन एटम है, नॉर्मली मैंने क्या कहा था, ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन, इस क्रम में आपको नंबरिंग एक नंबर जो है इसी क्रम में देना है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ये एक्सेप्शंस है, मैं एक्सेप्शंस की बात कर रहा हूँ। जो आइसोक्विनोलिन है इसके अंदर मैंने आपको बताया तो क्विनोलिन में तो नाइट्रोजन एक नंबर पर होता है, लेकिन आइसोक्विनोलिन में 2 नंबर पे चला गया। तो यहाँ नंबरिंग आपकी हेटेरो एटम से स्टार्ट नहीं होगी। आइसोक्विनोलिन के अंदर देख रहे हैं नाइट्रोजन को 2 नंबर दिया, ये देख सकते हैं आप। एक्रिडीन रिंग, एक्रिडीन के अंदर जो है आपके नाइट्रोजन को यहाँ से घुमा के लेकर आए, ये देखिए घुमा के यहाँ से लेकर आए नंबरिंग, और ये नंबर आपको दिया है 10 नंबर दिया है नाइट्रोजन को। और वही फिनोथाइजिन की बात करें तो फिनोथाइजिन के अंदर सल्फर को आपने 5 नंबर दिया है, देख रहे हैं आप, और नाइट्रोजन को हमने यहाँ पर 10 नंबर दिया है। ये रिंग्स भी आप याद रखिएगा, रिंग्स भी एग्जाम में बहुत ही पूछी जाती है और इंपॉर्टेंट रिंग्स है, आइसोक्विनोलिन, एक्रिडीन, फिनोथाइजिन। ये रिंग्स के स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ नंबरिंग किस हिसाब से दी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब अगली स्लाइड देखते हैं, ये हमारे पास है प्यूरिन। तो इन सर्टेन फ्यूज रिंग्स हेटेरो एटम डू नॉट बियर लीस्ट सेट ऑफ नंबर। हमने अब रूलिंग की बात की थी कि छोटे से छोटा नंबर देना है नाइट्रोजन एटम्स को, लेकिन यहाँ तो देखिए बहुत सारे नाइट्रोजन एटम्स है, 1 2 3 4। तो अगर इस हिसाब से अगर हम नंबर दें तो नाइट्रोजन को कम से कम नंबर देना चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो पोजीशन ही कितनी है, टोटल 9 पोजीशन है और पूरे 9 तक हम खींच के ले गए। अगर हम नंबरिंग की कुछ पोजीशंस चेंज करते हैं तो हो सकता है हम कम से कम नंबर यहाँ दे सकते थे, लेकिन ये भी एक्सेप्शन है। जब प्यूरिन रिंग को हम नंबरिंग दे रहे हैं तो देखिए 1 नंबर, फिर यहाँ पर 3 नंबर, फिर यहाँ पर आप 7 नंबर दे रहे हैं और यहाँ 9 नंबर तक लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ भी रूलिंग का पालन नहीं हो रहा है। तो ये सब एक्सेप्शंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपसे मेरा एक सवाल है कि ये प्यूरिन रिंग किस में पाई जाती है, आप सोच के बताइएगा। मैं आपको इस सेक्शन के लास्ट में बताऊंगा कि प्यूरिन रिंग किस में पाई जाती है, तो याद रखिएगा। और आशा करता हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो प्यूरिन रिंग और किस किस ड्रग्स में पाई जाती है, किस किस केमिकल का हिस्सा है प्यूरिन रिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिंग है, ध्यान से देख लीजिए स्ट्रक्चर, मैं आपको बताऊंगा कि किस में पाई जाती है। देखते हैं अगली स्लाइड, नॉमेनक्लेचर एंड नंबरिंग ऑफ 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स कंटेनिंग जो 5 मेंबर रिंग है, स्पेशली मैं 5 मेंबर रिंग की बात कर रहा हूँ, जो 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स हैं, अगर उनमें डबल बॉन्ड होता है, उनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो उसके नाम के एंड में आप हमेशा देखेंगे ओल दिखेगा आपको। क्या दिखेगा आपको, ओल। तो ये फॉर एग्जांपल पायरोल, और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इमिडाजोल। कल भी हमने कुछ स्ट्रक्चर्स देखे थे, उन्हें मैं आपको एग्जांपल करके बताता हूँ। ये देखिएगा, ध्यान देखिएगा, ये आप देख रहे हैं जो चीज़ें ओल लास्ट में सबके आ रहा है, ये देखिए पायरोल, इमिडाजोल, 5 मेंबर रिंग है और सभी में डबल बॉन्ड है, पैराजोल, ठीक है। फिर ये देखिए ऑक्साजोल, आइसोक्साजोल, सभी के पीछे क्या आ रहा है, ओल। फिर थायाजोल, फिर आइसोथायाजोल। सिर्फ फ्यूरान और थायोफिन में पीछे ओल नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी सब में आप देख रहे हैं सबके लास्ट में क्या आ रहा है, ओल आ रहा है। तो एक तो ये भी रूलिंग हो गई। फिर चलिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर मतलब एक डबल बॉन्ड जो है सैचुरेट हो जाता है, तो हमने देखा था इससे पहले इमिडाजोल का हमने स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, या और भी कई सारे स्ट्रक्चर्स हमने देखे थे।
तो अगर कोई एक डबल बॉन्ड जो है सैचुरेट हो जा रहा है तो जो ओल था, ओल का जो ई है वो INE इन से रिप्लेस हो जाएगा, और या तो दोनों डबल बॉन्ड सैचुरेट हो गए तो जो ओल है वो रिप्लेस हो जाएगा इडीन से। तो देखिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड क्या हुआ, सैचुरेट हो गया, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, 4-इमिडाजोलिन। फिर देखिए यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड जो है सैचुरेट हो गया, तो इसका नाम क्या रख दिया, 3-इमिडाजोलिन। तो यहाँ आप लास्ट में देख रहे हैं INE आ रहा है, ओ यहाँ पर जो OLE था, तो ये देखिए ई को रिप्लेस करके क्या लिखा हमने, INE। तो ओ के बाद यहाँ जो ई था OLE था, तो OLE में जो ई को रिप्लेस करके INE लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ओलीन, तो 3-इमिडाजोलिन। तो यहाँ पर तो एक ही डबल बॉन्ड सैचुरेटेड है ना, इसलिए यहाँ पर क्या लगा, ओलीन, ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों डबल बॉन्ड सैचुरेट हो गए, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, यहाँ हमने ओल की जगह लगा दिया इडीन। तो यहाँ देख रहे हैं आप, इडीन लास्ट में आ रहा है, ये देख रहे हैं आप, ओल की जगह पूरा आ गया इमिडाजोलिडीन, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इंपॉर्टेंट है, ये सारे रूल्स हैं, आपको याद होने चाहिए। अब अगला देखते हैं हम, जो भी 6 मेंबर रहेंगे, 6 मेंबर जो हेट्रोसाइकल्स हैं उनमें अगर 3 डबल बॉन्ड हो, ये देख रहे हैं आप पिरिडीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है, 1 2 3, यहाँ पर भी देखिए 1 2 3, ये पिरिडीन है और ये है पिरिमिडीन। 3 डबल बॉन्ड हो तो उनके नाम के लास्ट में INE रहता है। यहाँ देखिए पिरिडीन, पिरिडीन, जो हमने कल स्ट्रक्चर्स देखे थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं स्लाइड चेंज करके यहाँ आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ सभी में नाम में आ रहा है INE, पिरिडीन, पायरिडेजिन, पिरिमिडीन, पायरिजीन। देख रहे हैं जो 6 मेंबर रिंग है और जिनमें 3 डबल बॉन्ड हो, ये सभी में 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, INE। ये देखिए क्विनी, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, सबके नाम के लास्ट में क्या आ रहा है, INE आ रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं, ये स्लाइड तो हमने देख लिया था, INE आता है। फिर उसके बाद क्या है, अब अगला है, अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर हेट्रोएटम नाइट्रोजन है, हेट्रोएटम क्या है, नाइट्रोजन है, तो हमेशा उसका प्रीफिक्स जो लगेगा वो एजो या एजा या तो PYR, पिरिडीन, पैराजोल। देखें PYR हमेशा उसके आगे रहेगा। अगर सल्फर आ रहा है तो उसका प्रीफिक्स, प्री मतलब आगे की तरफ, ठीक है, और सफिक्स मतलब पीछे की तरफ। तो प्री जो लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर हमेशा थाया या थायो, थायाजोल, आपने देखा होगा सल्फर था उसके अंदर तो थायाजोल इस तरह से नाम था। फिर ये ऑक्सीजन अगर आ जा रहा है तो हमेशा उसके नाम के आगे जो लगेगा वो ऑक्सा, ऑक्साजोल। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए यहाँ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के लिए एजोल, ये देख रहे हैं एजो, ठीक है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सा। देखिए नाम दोनों मिक्स हो गया, ऑक्सा एजोल, देख रहे हैं, ये नाम आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ऑक्साजोल। यहाँ नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, तो ऑक्सीजन का हो गया ऑक्सा, नाइट्रोजन का हो गया देखिए एजो, तो क्या हो गया ऑक्सा एजोल, या तो उसको जब मिला दिया हमने तो ऑक्साजोल हो गया। सेम वैसे ही सल्फर का, यहाँ देखिए सल्फर भी है और नाइट्रोजन भी है, तो सल्फर का हो गया हमारा थाया, और फिर ये देखिए नाइट्रोजन का यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एजो, ये देख रहे हैं एजो, तो ये क्या हो गया आपका एजोल। देख रहे हैं यहाँ पर भी क्या था ऑक्सा और यहाँ पर फिर एजोल, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी ये पूरा क्या हो गया पायरोल या तो एजोल, ये तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पे सिंगल नाइट्रोजन है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसके नाम से, हेट्रोएटम के नाम से उसका प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। तो अब देखिए हम देखते हैं दोस्तों, किसी भी केमिकल को या केमिकल नाम देना हो, किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी स्ट्रक्चर को अगर आपको केमिकल नाम देना हो तो उसे हम कैसे देंगे। तो सबसे पहले किसी भी स्ट्रक्चर का आपको पेरेंट स्ट्रक्चर खोजना पड़ेगा कि उसमें पेरेंट मॉलिक्यूल कौन सा है, जो मेन मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, तो उससे रूल्स के हिसाब से हम नंबरिंग दे देंगे। फिर उसके बाद आपको उसके अंदर खोजने हैं सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट खोजने के बाद देखना है कि वो कॉम्प्लिकेटेड है या किस हिसाब से है। तो इफ सब्स्टिट्यूट्स आर कॉम्प्लिकेटेड देन सेपरेट नंबरिंग शुड बी गिवन। अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है तो उन्हें सभी को अलग अलग नंबरिंग देनी है। स्टार्ट करना है सबसे पहले कार्बन एटम से। कार्बन एटम्स को उसके अंदर हमें 1 नंबर देना है। जब भी मैं केमिकल नाम जब हम लिखने जा रहे हैं तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो एक्सेप्ट हेट्रोसाइकल्स, मैं हेट्रोसाइकल्स की बात यहाँ नहीं कर रहा। अगर बड़ा सा कोई केमिकल है उसमें हेट्रो एटम भी है तो उसके अंदर हेट्रो एटम्स के अलावा, हेट्रोसाइकल्स के अलावा जो कार्बन एटम है उसे हमेशा 1 नंबर देना है। उसके बाद आपको नंबरिंग कैसे लिखनी है,
लिखते टाइम, किसी भी स्ट्रक्चर का नाम लिखते टाइम सबसे पहले आपको ये तो ध्यान रखना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। जैसे क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, ठीक है? तो क्लोरीन और ब्रोमीन में पहले बी आ रहा है फिर सी आ रहा है, तो हमेशा ब्रोमो क्लोरो नाम रखेंगे आप, ठीक है? अगर उसमें आयोडीन भी है तो ब्रोमो क्लोरो आयोडीन, आई लास्ट में आ रहा है, तो ऐसा आप कभी नहीं करेंगे कि आयोडो क्लोरो ब्रोमो कर दे रहे हैं ना, या तो आयोडो ब्रोमो क्लोरो कर दे रहे हैं, या आयोडो क्लोरो ब्रोमो, नहीं, ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमेशा उस स्ट्रक्चर का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही रखना है, ब्रोमो क्लोरो आयोडो, इस तरह से ही आप किसी भी स्ट्रक्चर का नाम देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्रीफिक्स विथ नंबर, आपको उसका प्रीफिक्स भी लिखना है नंबर का। फॉर एग्जाम्पल अगर एक नंबर कार्बन के ऊपर है तो आपको लिखना है 1 क्लोरो या 2 ब्रोमो, इस तरह से आपको नंबरिंग देनी है, ठीक है? और फाइनली लास्ट में आपको क्या करना है, उस पेरेंट स्ट्रक्चर का नाम लिख देना है। इसका एग्जांपल्स भी हम किसी और वीडियो में देखेंगे बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले आपको नंबरिंग लिखनी है, नंबरिंग के बाद उसका सब्स्टिट्यूट लिखना है, तो 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 आयोडो, फिर इथिलीन जो पेरेंट एटम था, इस तरह से हमने इसका नाम रख दिया। तो ये फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको किसी भी एटम को नंबरिंग देनी है, किसी भी स्ट्रक्चर को नंबरिंग देनी है या केमिकल नाम लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। तो ये कुछ रूलिंग्स उसमें से थी। अब मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन एटम्स की। अगर किसी नाइट्रोजन एटम्स के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो, ठीक है, इफ नाइट्रोजन एटम एक्सेप्ट हेटेरोसाइकिल, यहाँ हेटेरोसाइकिल की बात नहीं हो रही, इफ नाइट्रोजन एटम ऑफ पेरेंट स्ट्रक्चर इज सब्स्टिट्यूटेड देन द नंबर इज रिटन एज, अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन एटम पर सब्स्टिट्यूशन हो, तो अगर सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन हो तो n फिर उस सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना है, इस तरह से आपको लिखना है। लेकिन अगर उसी फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन के ऊपर इथॉक्सी ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है तो हम इसे लिखेंगे एन इथॉक्सी फिनाइल, या जो भी आप लिख सकते हैं, एन इथॉक्सी मिथेनॉल, जो भी है, अगर उसके अंदर नाइट्रोजन है या कुछ भी नाम आप लिख सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एन इथॉक्सी करके आप स्टार्ट करेंगे। अगर उसी नाइट्रोजन के ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह सेम जो ग्रुप है सब्स्टिट्यूट हो रखा है, तो आप क्या उसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे एन एन डाई इथॉक्सी, इस तरह से आप लिखेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूट तो सेम ही है। और फॉर एग्जांपल अगर सब्स्टिट्यूट अलग है, ऊपर अलग सब्स्टिट्यूट है, नीचे अलग सब्स्टिट्यूट है, तो आप उसे कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ऊपर मिथॉक्सी है, नीचे इथॉक्सी है, तो आप उसे लिखेंगे एन मिथॉक्सी एन इथॉक्सी, इस तरह से आप उस नाइट्रोजन एटम को नाम देंगे। या अगर सिंगल सब्स्टिट्यूशन है तो एन के बाद उस सब्स्टिट्यूट का नाम लिख दीजिए। अगर वही सब्स्टिट्यूट ऊपर नीचे 2 बार सब्स्टिट्यूट हो रखा है तो एन एन डाई लिख के इथॉक्सी फिनॉक्सी मिथॉक्सी जो भी है आप इस तरह से आप नंबरिंग दे सकते हैं। अगर दोनों तरफ अलग अलग सब्स्टिट्यूट है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, तो आप नाम इस तरह से देंगे एन मिथॉक्सी एन इथॉक्सी, इस तरह से आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ग्रुप आगे अटैच हो सकते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, बट ये मैं बस एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा था। तो ये तो था हमारी लास्ट स्लाइड, लेकिन इससे पहले मैंने वीडियो में आपको एक क्वेश्चन पूछा था, प्यूरिन रिंग किस केमिकल के अंदर पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ही फेमस रिंग है, एक कैफीन। कैफीन बहुत सारे पदार्थों में पाया जाता है। कैफीन किस किस में, कॉफ़ी में, ग्रीन टी में, चॉकलेट्स में, कई जगह कैफीन पाया जाता है। आपकी एनर्जी ड्रिंक्स में कई जगह कैफीन पाया जाता है, ठीक है। तो कैफीन क्या करता है, बॉडी को थोड़ा सा उत्तेजित कर देता है, थोड़ा स्टेमिना टाइप आपको फील होता है जब भी कैफीन आप लेते हैं। तो चाय पीने के बाद एकदम स्फूर्ति ताजगी का अनुभव होता है, ये कैफीन की वजह से होता है। चाय में टैनिन भी होता है, कॉफ़ी पीने से थोड़ी ताजगी आती है, नींद भाग जाती है, ठीक है। तो ये कैफीन की वजह से होता है सब कुछ। तो ये जो प्यूरिन रिंग है आप देख रहे हैं, ये पूरा ये जो पूरा है ये प्यूरिन रिंग का हिस्सा है। इस पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ एक CH3 लगा दिया, यहाँ एक CH3 लगा दिया, ठीक है, यहाँ एक CH3 लगा दिया, ठीक है, यहाँ ऊपर ऑक्सीजन जोड़ दिया, यहाँ ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, ये कैफीन बन गया, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा प्यूरिन रिंग से रिलेटेड अगर किसी कंपाउंड का नाम लिखने को अगर आपको आ रहा है तो आप हमेशा लिखेंगे कैफीन और कैफीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। बहुत ही आसान है, आसानी से आप याद रख सकते हैं इन चीज़ों को। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर वीडियो। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम्स है, आपको कुछ भी जानना है, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप हमारे YouTube पर आकर पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल, कोई भी जवाब, मैं हमेशा आपके उत्तर को देखकर खुश रहूँगा, मुझे अच्छा लगेगा आप रिस्पॉन्स करेंगे YouTube चैनल पर। तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।